बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ई कैट और एमडी कैट की तैयारी के सिलसिले में आज हम चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेस को जब वो मोशन में होंगे, और वो जब मोशन में होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्जेस। हम सब जानते हैं कि जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट कहलाता है, जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चैप्टर 14 इज कंसर्न्ड विद द magnetic effects produced by the moving charges or currents। इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिफरेंट शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द टेस्ट। एमडी कैट और ई कैट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है, उसके लिए हम शॉर्टकट्स और ट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। First of all, we talk about force on current. Force on current carrying conductor in a magnetic field। कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पे फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। The current in a conductor is due to the motion of the electrons, हम सब जानते हैं। Therefore, it is a current carrying conductor। If a current carrying conductor is placed in a magnetic field, there is a force on each moving charge। हर चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती होती है वो होती है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। बट वी आर कंसर्न टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन मैनी चार्जेस, फोर्स ऑन ऑल दोज चार्जेस मूविंग इनसाइड द कंडक्टर। Hence, and this can be calculated by using this formula F is equal to I into L cross B। याद रखिएगा, अगर सिंगल पार्टिकल हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे F is equal to Q into V क्रॉस B वाला फार्मूला। ये फोर्स है सिंगल पार्टिकल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, अल्फा पार्टिकल के ऊपर। ये सिंगल पार्टिकल के लिए है। और अगर मैनी पार्टिकल के लिए, किसी कंडक्टर के लिए फोर्स निकालनी हो तो फिर हम ये यूज करते हैं F इज इक्वल आई इंटू एल क्रॉस बी, विद एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और लेंथ जानते हैं स्केलर होती है, बट हेयर दिस लेंथ शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। direction is taken in the direction of current, so it is treated as a vector। इसलिए हमने इसको वेक्टर ट्रीट किया है। तो आप इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ अल्फा एन हैट। एन हैट मीन जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो नॉर्मल होगी उस प्लेन के ऊपर जिसमें L और B पाए जाएंगे। L और B दोनों के ऊपर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो नॉर्मल होती है। एन हैट ये बताता है। ये जो एन हैट है ये यूनिट वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर टू बोथ एल एंड बी, और इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। राइट हैंड रूल ऑफ प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में, राइट हैंड रूल। आगे राइट हैंड पाम रूल है या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। ये तीनों रूल जो हैं ये जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हैं। या आप राइट हैंड रूल यूज़ कर लो, या आप राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर लो, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर लो। इनमें से कोई एक यूज़ कर लो तो आप ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो बहुत ज़्यादा रोल होता है जब MCQs आते हैं तो फोर्स से रिलेटेड होते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ती है किधर होगी। तो उसके लिए आप राइट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैंड पाम रूल पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट हैंड पाम रूल जो आपकी बुक में गिवन है, ये राइट हैंड पाम रूल जो है वो सिंपल ये गिवन है। क्या है कि इफ द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, अपने राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है वो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर को डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड के इसमें पॉइंट कर दो, मीन उसकी डायरेक्शन में जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की जो फिंगर है उसे कर दें, और जो थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, करंट थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में कर दें, तो जो फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी नॉर्मल टू द प्लेन पाम, तो जो हमारी हथेली होगी पाम होगी उस पर जो नॉर्मल होगा वो डायरेक्शन शो कर रहा होगा फोर्स की। ठीक, ये राइट हैंड पाम रूल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द फोर फिंगर, अपने हाथ की जो फोर फिंगर है, ठीक है, अंगूठे के साथ वाली और जो मिडल फिंगर और जो हमारे थंब है उसके बीच वाली जो फिंगर है उसे फोर फिंगर कहते हैं। फोर फिंगर को स्ट्रेच करो, मिडल फिंगर उसको भी और थंब को भी इस तरह के तीनों आपस में परपेंडिकुलर हों अपनी लेफ्ट हैंड की। ठीक, लेफ्ट हैंड की, अच्छा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे सच दैट मिडिल फिंगर जो होनी चाहिए इज परपेंडिकुलर टू द पाम, पाम के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो फोर फिंगर है वो अगर हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं और मिडिल फिंगर जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, तो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो कर रहा होगा। ये हमारा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, और अल्फा अगर 0 होगा जब 180 को फोर्स एक्ट नहीं करती है। बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा होगा या एंटी पैरेलल पड़ा होगा, नो फोर्स एक्ट्स, फोर्स एक्ट नहीं करती है। ठीक, ये क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो था मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में पड़ा हुआ था तो कितनी फोर्स एक्ट करती है। तो डिफरेंट उसमें साइन होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन 0 का होगा तो फोर्स एक्ट नहीं करती है। हाँ, अगर एंगल 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी, क्योंकि साइन 91 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। उस वक्त एफ इज इक्वल आई एल बी साइन अल्फा होगा, और साइन अल्फा की वैल्यू 90 साइन 91 हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ये मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी कंडक्टर के ऊपर। आप इसमें आपको आई की वैल्यू, एल की वैल्यू, बी की वैल्यू गिवन होंगी, तो आप इजीली जो है वो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बी किसके इक्वल होगा, बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, यहाँ से बी की वैल्यू निकालने एफ ओवर आई एल आ जाएगा। यूनिट ऑफ बी 2019 का जो पेपर था एमसीक्यूज का, एमडी कैट का, उसके अंदर ये यूनिट ऑफ बी पूछा गया था। यूनिट ऑफ बी क्या होता है, फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पियर, एल का मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, यही हो जाएगा बी का मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट, और इसे हम बोलते हैं टेस्ला, टेस्ला कहा जाता है। ठीक, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज कॉल्ड टेस्ला, TESLA, टेस्ला कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर जो है याद रखिएगा, ये टेस्ला होता है। स्मॉलर यूनिट ऑफ बी CGS सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में गॉस होता है, और 1 गॉस जो होता है 10⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। मीन ये स्मॉलर यूनिट है, तो याद रखिएगा 1 गॉस 10⁻⁴ टेस्ला का इक्वल, या 1 टेस्ला जो होते हैं वो 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होगा। 1 टेस्ला जो है बड़ा यूनिट है, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, याद रखना है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये वाली बात भी याद रखनी है और ये वाली बातें भी याद रखनी है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और पासिंग थ्रू प्लेन सरफेस ऑफ वेक्टर एरिया ए प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या बी ए कॉस थीटा लिखते हैं इसको, और इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अगर इसको एवेल्युएट करना हो, सम डॉट प्रोडक्ट में सिंपल एवेल्युएट करते हैं, बी और ए के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ये इसके फ्लक्स आ जाएगा। तो इस तरह हम ये एवेल्युएट कर सकते हैं। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। जी, थीटा क्या है,
theta is the angle between vector area and magnetic field. ये जो थीटा है ना, बी ए कॉस थीटा, ये कोई एंगल है बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी डॉट है बी ए कॉस थीटा. तो जो थीटा है ये याद रखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में और वेक्टर एरिया के बीच में एंगल है. अच्छा, अब अगर हमें ये कहा गया हो इफ अल्फा इज द एंगल between surface mean plane of the surface and B magnetic field, then alpha is equal to 90 minus alpha. अल्फा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू होगी वो 90 माइनस अल्फा होगी. कब? जब मैग्नेटिक फील्ड में और सरफेस में, मैग्नेटिक फील्ड में और सरफेस में एंगल बन रहा हो कोई, लेट्स सपोज वो है थीटा या अल्फा, तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बनेगा? 90 माइनस अल्फा. ये बात याद रखनी है. तो अगर आप थीटा को पुट कर दो 90 माइनस अल्फा, थीटा पुट कर दो 90 माइनस अल्फा इस जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी ए कॉस 90 माइनस थीटा, बी ए कॉस 90 माइनस अल्फा. तो जब कॉस के एंगल में 90 आ जाए तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये साइन अल्फा बन जाएगा. तो फिर हमारे पास फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू बी ए साइन अल्फा, बी ए साइन अल्फा होगा. ठीक, ऐसे यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगा? वेबर होगा, याद रखना. और वेबर जो होता है ये टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है या न्यूटन पर एम्पियर मीटर के इक्वल होता है. टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के इक्वल होता है, लेकिन वेबर न्यूटन मीटर पर एम्पियर के इक्वल होता है, याद रखना. ठीक, और सीजीएस यूनिट जो होता है फ्लक्स का, वो मैक्सवेल होता है. और 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है, या 1 मैक्सवेल जो होता है 10⁻⁸ वेबर के इक्वल होगा. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस perpendicular to B. ठीक, तो it is also called magnetic induction. So phi is equal to BA cos BA, क्योंकि जब सरफेस जो होगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी ना, तो वेक्टर एरिया पैरेलल होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे. ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, तो उधर जा रही है लेफ्ट से राइट की तरफ. ये सरफेस के बीच में एंगल 90 बन रहा है, लेकिन जो वेक्टर एरिया इसके ऊपर, वेक्टर एरिया किधर होगा? वो इधर होगा नॉर्मल इसके ऊपर. तो वेक्टर एरिया में और फिर बी में कितना एंगल है? 0. थीटा कितना होगा? थीटा होगा 0. तो इसलिए जब आप फ्लक्स निकालोगे आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0. कॉस 0 1 के इक्वल, फाई इज इक्वल टू बी ए, बी इज इक्वल फाई ओवर ए, बी इज इक्वल टू फाई ओवर ए. ठीक है, तो यूनिट ऑफ बी क्या हो गया? फाई का वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर न्यूटन मीटर पर एम्पियर होता है, तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आ जाएगा. तो ये टेस्ला के इक्वल होता है. ठीक है, बी का यूनिट. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो या मैग्नेटिक इंडक्शन हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, सबका सेम यूनिट होता है. क्या? टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर्स लॉ. बहुत सारे क्वेश्चन एम्पियर लॉ से रिलेटेड आते हैं. तो एम्पियर लॉ जो है उसके ज़रिए यूज़ करते हुए एम्पियर लॉ को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं किसी डिस्टेंस के ऊपर, और इसकी वैल्यू होती है बी इज इक्वल म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर. ये याद रखना है, बी इज इक्वल म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर. ये वैल्यू जो है वो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसे हम कहते हैं एम्पियर्स सर्कुलर लॉ. ये यूज़ करते हुए बी इज इक्वल म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर. तो 2 पाई की जगह 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर दें, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल म्यू नॉट आई. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, द सम ऑफ ऑल बी डॉट डेल्टा एल क्वांटिटीज into which the complete loop has been divided is equal to mu naught times the total current enclosed by the loop. Mu naught क्या? permeability of free space. mu naught permeability of free space है, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई
10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। 4.10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखिए। डायरेक्शन ऑफ बी राइट हैंड ग्रिप। अब हम डायरेक्शन ऑफ बी मालूम करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल के जरिए। ये आप देख सकते हैं, एक हमारे पास जो है वो स्ट्रेट वायर है, अपवर्ड जा रही है, इसमें करंट अपवर्ड जा रहा है। तो अगर आप जो है अपने राइट हैंड को इसके गिर्द आप इस तरह करो कि जो थंब है वो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में हो, थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में हो, तो आपका जो राइट हैंड होगा उसमें जो फिंगर्स होंगी वो इस तरह कर्ल करेंगी, इधर से ऐसे यूं, इधर से ऐसे फिंगर्स होंगी, इधर से ऐसे, और इधर से जब होंगे तो इस तरफ जाएंगी, इधर से इनवर्ड होंगी और इधर से फिंगर जो है वो आउटवर्ड आएंगी। अगर आप राइट हैंड का देखें कि अपवर्ड थंब ले जाएं तो लेफ्ट साइड से फिंगर्स जो आउटवर्ड आ रही होंगी और राइट साइड से वो इनवर्ड जा रही होंगी। इनवर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस का साइन, ठीक है, और आउटवर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट का साइन। डॉट मीन टुवर्ड्स अस, डॉट मीन टुवर्ड्स अस, और क्रॉस मीन अवे फ्रॉम अस, क्रॉस मीन अवे फ्रॉम अस, और डॉट मीन टुवर्ड्स अस, ये बात याद रखें। सो क्या पता चला कि इफ़ द कंडक्टर इज ग्रेस्प्ड इन द फिस्ट ऑफ राइट हैंड, राइट हैंड की फिस्ट में पकड़ लो कंडक्टर को, इस तरह पकड़ो जो थंब है वो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द फिंगर ऑफ द राइट हैंड विल सर्कल द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर होंगी, इसके जो उस तरह मैग्नेटिक फील्ड है इसके ये सर्कुलर होंगी, ऐसे सर्कुलर होंगी, और इस तरफ से आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ आएंगी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से इस तरह होंगी आउटवर्ड, और इस तरफ से वो इनवर्ड होंगी। याद रखिएगा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होगी? बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो B इज इक्वल म्यू नॉट NI होता है, B इज इक्वल म्यू नॉट NI। ये एक किसके लिए? ये एक सोलिनॉइड के लिए। सोलिनॉइड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर को कहते हैं, और इसमें जो स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और इसको आप लिख सकते हो कैपिटल N ओवर L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप ये वैल्यू जो है n की आप यहाँ पुट कर दें, स्मॉल n की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल NI ओवर L, कैपिटल NI ओवर L आ जाएगा। ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N ओवर L इंटू I आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी याद रखना है, जब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता होंगी, लेंथ पता होगी, तो फिर आप मैग्नेटिक इंडक्शन इस फार्मूला से कैलकुलेट करोगे। इफ n रिमेन सेम, अगर नंबर ऑफ टर्न सेम रहेंगी तो करंट जो है एंड करंट, देन क्या होगा? B और L आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कम हो जाएगी। और लेंथ को अगर हम कांस्टेंट रखें, करंट को कांस्टेंट रखें, तो B और जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो आपस में, मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ज़्यादा होगी। ये बात भी याद रखनी है। Magnetic field inside the solenoid is just like the bar magnet and the direction is along the axis of the solenoid होती है। No, अब solenoid के at one end the magnetic field line, वो सेंटर के अंदर जो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड solenoid की, वो क्या होती है? B is equal म्यू नॉट NI, B is equal to म्यू नॉट, ये सेंटर के अंदर निकाली आपने, B is equal to म्यू नॉट NI, ये मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। और अगर आपने निकालनी हो मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, एक एंड पे निकालनी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट एज कंपेयर टू द मिडल, सो B इज इक्वल, फिर हम फार्मूला यूज करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI ओवर 2। ये फार्मूला याद रखना है,
कि अगर हमें सोलिनॉइड के एंड्स के ऊपर, ये सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है सपोज, तो इन एंड्स यहाँ पे, इन एंड्स इधर या इधर निकालनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे एंड्स के लिए, ठीक, किसी भी एक एंड के ऊपर म्यू नॉट एन आई ओवर 2, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड के बाहर मतलब इधर कहीं, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है और उसको हम जीरो लेते हैं, ठीक। ये भी आपने बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड द सोलिनॉइड होती है वो इतनी वीक होती है कि इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं एंड टेकन एज जीरो, जीरो लेते हैं। अगर हम सोलिनॉइड को हम बेंड करते हैं, सोलिनॉइड को पकड़ के सर्कल के अंदर मोड़ दें इसको, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टोराइड, बन जाएगा टोराइड। टोराइड क्या, टोराइड इज अ सोलिनॉइड बेंट इन अ सर्कल, बेंट इन अ सर्कल। तो उस वक्त बीच का म्यू नॉट एन आई। अब इसमें जो कैपिटल एन स्मॉल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जब किसी चीज़ को आपने सर्कल बना दिया ना, तो जो लेंथ होगी अब इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगी 2 पाई आर, ये 2 पाई आर आ जाएगा। तो म्यू नॉट एन आई वो 2 पाई आर, ये हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। किसके लिए, अगर हम सोलिनॉइड को सर्कल में बेंड कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। फील्ड ऑफ टोराइड इन द फॉर्म ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लाइंस ऑफ फोर्स होती है, इसके बीच में यहाँ पे से सर्कुलर लाइन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक field at the center of loop having n turns of radius r is equal mu naught n I over 2r होता है। ये भी याद रखना कि अगर हमारे पास सिंपल ये तो सोलिनॉइड था ना, अगर सिंपल एक वायर लेके उसको ऐसे आप ना इस तरह वायर है, ये सिंगल, ये सोलिनॉइड नहीं है, सिंपल वायर, सर्कल में ऐसे कर लें, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसके लिए फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, ठीक है। सेंटर के लिए ये वाला b इज इक्वल म्यू नॉट n I ओवर 2r। ये देखना इसमें और इसमें फ़र्क है। ये जो है ना, ये इस तरह बल खाती हुई लाइनें आ रही हैं, ऐसे बल खाती हुई ऐसे, इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें इस तरह की यूं होंगी लूप्स, ऐसे 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 ही 2 लूप्स हो जाएंगे इस तरह, इनमें वो स्प्रिंग की तरह के नहीं होंगे, बल नहीं होंगे, तो इस तरह फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये भी याद रखा। तो सर्कुलर लूप के लिए डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड ग्रिप रूल, दैट इज इफ करंट इज सर्कुलर देन फील्ड इज स्ट्रेट एंड वाइस वर्सा। ऐसे अगर ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास लूप है, एक करंट फ्लो कर रहा है इसमें यूं एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या करोगे, अब आप जो अपने राइट हैंड की फिंगर्स हैं ना, उनको डायरेक्शन ऑफ करंट में करोगे, जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, यूं यूं नॉर्थ पोल आ जाएगा ये, और ये वाला नीचे वाला जो होगा साउथ पोल होगा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट एलिमेंट्स, अगर दो पैरेलल वायर्स हैं तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकाली जाती है। अ करंट कैरिंग कनेक्टर सेट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, हम जानते हैं हर करंट कैरिंग कनेक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होगी। इफ अनदर करंट कैरिंग कनेक्टर इज प्लेस्ड इज नियर होड इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स, द फर्स्ट कनेक्टर आल्सो एक्सपीरियंस्ड एन इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स। अगर हम दो वायर लेना और दोनों को करीब करीब रखेंगे, दोनों करंट कैरिंग वायर्स हों ऐसे, तो क्या होगा, तो ये इस पे फोर्स लगाती है, करंट इसमें ही फ्लो कर रहा है, इसमें ही फ्लो कर रहा है, ये भी करंट सेम डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये इस पे फोर्स लगाती है वायर, तो ये इस पे फोर्स लगाती है वायर, ये दोनों वायर एक जगह पर फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स जो है वो हम निकाल लेंगे F इज इक्वल I इंटू एल क्रॉस बी वाले फार्मूले से, इस तरह निकाली जा सकती है। याद रखें इफ करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर वायर्स में करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन द करंट
एलिमेंट जो कंडक्टर्स होंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात याद रखनी है। और इफ द करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, द एलिमेंट्स रिपेल ईच अदर, ठीक है, एलिमेंट्स रिपेल करेंगे, ये आपने ज़बान याद भी रखना है। तो रिपेल करने की वजह भी है, जब करंट सेम डायरेक्शन होंगे ना, इधर जो सेम डायरेक्शन होंगे, तो जो राइट हैंड रूल है ना, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बीच में भी कैंसिल हो जाएगी या बीच में कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस तरफ का जो राइट साइड वाला कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अपवर्ड आएंगी और इसकी जो है डाउनवर्ड जाएंगी ऐसे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, इधर स्ट्रॉन्ग होगी, इधर स्ट्रॉन्ग होगी, तो ये यूं इधर वाली ये इसको खींचे इधर धकेलेगी, ये वाली इसको इधर धकेलेगी, सो ये अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में सेम डायरेक्शन हो जाएंगी, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड फिर स्ट्रॉन्ग हो जाती है और साइडों पे वीक होती है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इधर वीक हो जाएगी, तो ये इसको इधर धकेलेगी, ये इसको इधर धकेलेगी, सो दोनों रिपेल करेंगी। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसे निकाली जाती है। तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सिंगल पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी वाला फार्मूला यूज़ करना है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसको क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा, एन हैट अगेन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वी और बी के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगी, क्यू वी बी साइन थीटा, अगेन आप देखें साइन थीटा है, साइन 0 होता है और साइन 180 होता है, कि जब मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में एंगल 0 होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी में एंगल 0 होगा तो उस वक्त, या 180 होगा तो फोर्स एक्ट नहीं करेगी, और जब 90 होगा तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन एंड बोथ वी एंड बी एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अगर ये जो क्यू पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो पॉजिटिव है तो एफ इज इक्वल पॉजिटिव इंटू वी क्रॉस पी ले लेंगे, और अगर माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर आप यहाँ पे एक वन में यहाँ पे क्यू की वैल्यू माइनस पुट कर दोगे, माइनस इंटू वी क्रॉस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ इज इक्वल माइनस इंटू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। तो देखें वी क्रॉस बी इज इक्वल माइनस बी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बी क्रॉस बी और इज इक्वल माइनस बी क्रॉस बी होता है, तो आप अगर यहाँ पे उल्टा दें तो बी क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस बी इंटू पॉजिटिव बी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेना, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप निकालना चाहते तो बी को फिर आप बी की तरफ रोटेट करवा दें, प्रोटॉन के लिए बी को बी की तरफ रोटेट करवाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के लिए चाहो ना तो बी को बी की तरफ रोटेट करवा दो, तो आपके पास फोर्स निकल आएगी। हेंस डायरेक्शन ऑफ F2 इज अपोजिट टू F1, दोनों की डायरेक्शन F1 और F2 की अपोजिट होगी। अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है पॉजिटिव 2e होता है, और न्यूट्रॉन के लिए चार्ज 0 होता है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क करती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो हमेशा 90 के एंगल पे लगती है और मैक्सिमम होती है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती है, हैंस नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ना ये वर्क करेगी ना स्पीड में या काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी। सो मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सो इट प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। व्हाट इज द लॉरेंस फोर्स? If a charged particle Q moves in a region where both magnetic field and electric field are present, दोनों मौजूद हैं, then resulting force acting on it is the sum of the electric force and magnetic force. The sum of the electric force and magnetic force is called Lorentz force. वैरी पुट करें F is equal to Q into E plus V cross V आ जाएगा, ये Q कॉमन ले लिया, दिस इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स, और इसका सही यूनिट न्यूटन होगा। वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड, तो जब हाँ ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक ही वक्त में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, लेफ्ट से राइट की तरफ ये वाली, जो इनवर्ड है वो इनवर्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। हमने चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरह प्रोजेक्ट किया है, इस तरह प्रोजेक्ट किया है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इसे खींचेगी राइट साइड पे ऐसे, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी, अब V इधर है, B इन साइड है,
तो राइट हैंड रूल के मुताबिक वी की डायरेक्शन में फिंगर्स और उनको रोटेट करवाएं बी की तरफ इनसाइड, तो फोर्स लगेगी इस तरफ, मैग्नेटिक फोर्स होगी इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है दोनों अपोजिट हैं। अगर दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों कैंसिल कर देंगी और चार्ज पार्टिकल जो होगा वो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा, चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स है जो लेफ्ट की तरफ लग रही है और ये उसकी वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की जो स्ट्रेट डायरेक्शन में उसको फेंका गया था, प्रोजेक्ट किया गया था एक पॉजिटिव पार्टिकल को यूं इस तरफ। तो राइट हैंड देखें ना, राइट हैंड को के चारों फिंगर सीधे ले जाएं ऐसे ना, तो इनकी डायरेक्शन में, ठीक है, इनकी डायरेक्शन उनको रोटेट करवाएं, घुमाएं अंदर की तरफ, ये जो स्क्रीन के अंदर की तरफ ऐसे, तो लेफ्ट की तरफ थंब बनता है, थंब इस तरफ आता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही होती है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में, और कैंसिल कर देंगी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं फिर क्यू वी बी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई। तो फिर यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, वी इज इक्वल टू ई ओवर बी आ जाएगा, वी इज इक्वल टू ई ओवर बी। अब देखिए जब ये दोनों एक्जैक्टली इक्वल होंगी तो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो अनडेविएटेड गुजर जाएगा, बगैर मुड़े सीधा चला जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर जो भी फोर्स ज़्यादा होगी, इफ़ स्पीड v डिक्रीजेस, अगर स्पीड कम कर देते हैं तो फिर मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, जिधर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी चार्ज पार्टिकल उस तरफ चला जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट साइड पे चला जाएगा। और इफ़ v इंक्रीजेज, अगर v बढ़ जाए तो फिर हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक तो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, इस तरफ लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। ओनली दोज पार्टिकल विच पास आउट ऑफ दिस रेट, जो यहाँ से गुजर जाएंगे सीधा, तो उनके लिए क्या होगा, v इज इक्वल टू ई ओवर बी, दोनों की रेशियो जो होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। दिस डिवाइस इज यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर स्पीड आउट ऑफ बीम कंटेनिंग पार्टिकल्स मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, therefore it is called velocity selector। फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m और चार्ज q इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सर्कल, उसका रेडियस है r। सपोज इस तरह चार्ज पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये उसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कोई भी q है इसकी और मास है इसकी m, यू रोटेट कर रहा है इस तरह, रोटेट कर रहा है सर्कल के अंदर परपेंडिकुलर टू, सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जब तुम सर्कल में घूम रहे तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जो होगी परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फोर्स अगर इधर है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती सर्कल के अंदर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में एंगल बनेगा 90, तो उस वक्त ये फिर सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होगी, मैग्नेटिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। यहाँ से गौर कीजिएगा कि जो एम वी है ना ये मोमेंटम है, इसको आप लिख सकते हो पी बाई आर, पी बाई आर, एम वी है ये मोमेंटम बनता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P ओवर R इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है ना, क्यू बी। क्या आप ऐसे कह सकते हो, ये जो R इधर ले जाए और क्यू बी भी इधर आ जाए, तो R इज इक्वल क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू P ओवर क्यू बी, ठीक है। ये वाला फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, R इज इक्वल टू P मोमेंटम है और Q भी है। अब देखिए अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, तो R और चार्ज आपस में इनवर्स इवोल्यूशन होंगे, चार्ज में जितना ज़्यादा होगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से ज़्यादा होता है, तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना रेडियस जो होगा वो कम बनेगा, उतना सर्कल का रेडियस कम होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर चार्ज कांस्टेंट है
मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ठीक है, और जो वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है। तो आर फिर एम के ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि पी इज इक्वल एम वी होता है, तो आर जो है वो एम के डायरेक्ट इक्वेशन होगा, ठीक है, पी इज इक्वल एम वी होगा ना, एम वी ओवर क्यू बी। इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज की वैल्यू सेम होती है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो फिर क्या होगा, आर जो होगा ना वो फिर मैस के डायरेक्ट इक्वेशन होगा, जिसकी मैस ज़्यादा होगी उसका रेडियस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का रेडियस कम होगा, अगर वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली तब। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू बी ओवर एम, एम को डिवाइड कर दें, ठीक है, क्यू बी ओवर एम इज इक्वल वी ओवर आर, और वी ओवर आर को हम कहते होते हैं ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल वी ओवर आर, तो ओमेगा को 2 पाई एफ भी कह सकते हैं, 2 पाई एफ इज इक्वल क्यू बी ओवर एम, एफ इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई एम। ये वाला फार्मूला याद रखना है कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल की है क्यू बी ओवर 2 पाई एम, क्यू बी ओवर 2 पाई एम, और टाइम पीरियड निकालना हो तो इसको उल्टा दें, ये 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर क्यू बी, वन में एफ को टी कहते हैं, तो टी टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एम, 2 पाई एम ओवर क्यू बी, रेसिप्रोकल आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का क्यू बी, ये हो जाएगा, ये टाइम पीरियड होगा। नोट है एफ और टी डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। आप देखिए स्पीड नहीं आया इसमें, वी और आर डायरेक्ट रोशनल है, एंड आर अदर पार्टिकल्स and all other particles of same mass and charge require the same time to complete one revolution, ठीक, mass के ऊपर डिपेंड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करते हैं, t remains same। नेक्स्ट है टार्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, तो टार्क निकालने के लिए टा इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज अल्फा, ये वाला फार्मूला है हमारे पास। कब अगर एक कॉयल है, एन टर्न उसके अंदर है, carrying current I having area A is placed magnetic field, then torque acting on it is equal to F tau is equal to NIBA cos alpha, alpha is the angle between plane of the coil and magnetic field, अल्फा जो है प्लेन ऑफ द कॉइल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है, अगर अल्फा 0 है तो cos 0 1 होता है, मैक्सिमम टॉर्क होगा, अल्फा 90 है तो टॉर्क cos 90 0 का टॉर्क विल बी 0, इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉइल्स ऑफ ऑल शेप्स। ये इक्वेशन 1 जो है ये हर कॉइल के लिए ये एप्लीकेबल है, खा सर्कुलर हो, खा रेक्टेंगुलर हो, खा स्क्वायर हो, whatever। गैल्वेनोमीटर, a device which is used to detect the passage of current in a circuit। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो टॉर्क महसूस करती है, और टॉर्क इक्वल एन आई बी ए कॉज ऑफ अल्फा होता है। इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन पोल फेसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हार्श मैग्नेट, द पोल फेसेस आर मेड सिलेंड्रिकल एंड a soft iron cylinder core is placed within the coil without touching it, this makes the field radial and stronger। ठीक है, उसके कॉइल के अंदर जो है वो हम एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर इसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे इंसर्ट कर देते हैं जिससे फील्ड होती है स्ट्रॉन्गर और रेडियल हो जाती है। इन सच अ फील्ड द प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस अल्फा की वैल्यू 0 कोट करेंगे तो टार्क को एन आई ए बी, तो वो डिफ्लेक्टिंग कपल एन आई ए बी आ जाएगा, NIAB, ये डिफ्लेक्टिंग कपल्स को हम टा1 कह लेते हैं, ये हमेशा NIAB ही रहेगा। As the coil deflects, ठीक है, a restoring torque is set up in a suspension wire, ऊपर सस्पेंशन वायर जिसमें रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। if theta is the angle of twist then restoring couple is equal to equal to C theta होता है, R2 is equal to C theta, C is torsional couple, constants को हम torsional couple कहते हैं, torsional couple defined as couple for unit twist। अगर हम C is equal to टा बाय थीटा लिखेंगे ना, तो टा बाय टा2 या टा बाय थीटा,
तो कपल फॉर यूनिट वेस्ट, थीटा यूनिट वेस्ट है, इसका टॉर्शनल कपल, और डिपेंड करता है डायमीटर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, नेचर ऑफ द सस्पेंशन वायर के ऊपर। जब इक्विलिब्रियम होगा, जितना डिफ्लेक्टिंग कपल होगा उतना, अगर रिस्टोरिंग कपल होगा तो कॉइल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, तो टा 1 इज इक्वल टू टा 2 आ जाएगा, तो एन आई ए बी इक्वल सी थीटा आ जाएगा, आई इज इक्वल टू सी ओवर एन ए बी थीटा ये आ जाएगा। सी और एन ए बी को हम कहते हैं गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, सी और एन ए बी को गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, इसको जी से डिनोट करते हैं। सो आई इज इक्वल टू जी थीटा, आई इज इक्वल टू थीटा ओवर आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाएगा। जितना करंट ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, करंट सेंसिटिविटी। द करंट सेंसिटिविटी फॉर मूविंग गैल्वानोमीटर डिफाइंड एज क्या आ जाएगी, जो करंट सेंसिटिविटी 1/G होता है, रेसिप्रोकल ऑफ गैल्वानोमीटर कांस्टेंट होता है, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। सेंसिटिविटी इज 1/G और जो इक्वल होगी NAB ओवर C, या आप लिख सकते हो इज इक्वल टू थीटा ओवर आई, थीटा ओवर आई, याद रखना है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज थीटा, we should so G should be decreased, S of the galvanometer, sensitivity of the galvanometer, number of turns, area and B should increase and C should be decreased. C को कम करना पड़ेगा, N, A और B को increase करना पड़ेगा। और C को कैसे decrease करते हैं? By decreasing the diameter or by increasing the length or suspension wire. What is ammeter? An electrical device used to measure the current in ampere is called ammeter. और इसको हम low resistance galvanometer भी कहते हैं। Ammeter is also called low resistance galvanometer. Galvanometer of resistance RG can be converted into ammeter of range I if a small resistance RS is placed in parallel with the galvanometer. galvanometer के साथ अगर parallel में low resistance कनेक्ट कर दें तो वो हमारा बन जाता है एक, ये बन गया एक एमीटर, ये एमीटर बन गया। इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है आर एस इज इक्वल आई जी आर जी और आई माइनस आई जी, ये वाला फार्मूला भी याद रखिएगा। वेयर आई जी इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, ठीक, और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है। गैल्वानोमीटर को एमीटर कन्वर्ट करना हो तो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, और अगर एमीटर बन गया तो सर्किट में कैसे लगाना, हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स इज कॉल्ड वोल्टमीटर। गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, फिर हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। वहाँ पे पैरेलल में थी लो रेजिस्टेंस, जब एमीटर बनाना है तो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, और जब हमने वोल्टमीटर बनाना है तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वानोमीटर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो आर एच की वैल्यू जो होगी वी ओवर आई जी माइनस आई जी, इस वाले फार्मूले से निकाली जाएगी। ये वाला फार्मूला याद रखना। वोल्टमीटर जो है ऑलवेज प्लेस्ड इन पैरेलल विद द सर्किट, ठीक है, सर्किट में इसको पैरेलल में लगाया जाता है, और आइडियल वोल्टमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इन्फिनिट होती है, ठीक, उसकी 0 होती है एमीटर की, तो इसकी इन्फिनिट होती है। ओहममीटर, डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस मेजर करने वाले डिवाइस को ओहममीटर कहते हैं। एवोमीटर जो करंट, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस को मेजर करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट with which we can measure currents in ampere, potential difference in volts and resistance in ohms. It is basically consist of sensitive moving galvanometer which is converted into multi-range ammeter बना सकते हैं, वोल्टमीटर बना सकते हैं, ओहममीटर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे करंट पास करेगा सर्किट में से तो वोल्ट मेजरिंग सर्किट हो सकता है या रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट हो सकता है, वो गैल्वानोमीटर के साथ वो फिर उस तरह कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम जो हमारा फंक्शन स्विच होगा उसके जरिए हम उसको कनेक्ट करेंगे, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।